हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 जो कि है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके एक्सरसाइज नंबर 4.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये द्विघात समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है क्या। यहीं से अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण ये क्या है। आप इसके पहले क्लास 9th में यानी कि छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे द्विघात बहुपद के बारे में। याद आ रहा है क्या होता है द्विघात बहुपद। उसी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद, और अगर आपको द्विघात बहुपद क्लियर है तो द्विघात समीकरण समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। द्विघात बहुपद का मतलब एक ऐसा बहुपद जो कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो, जहां a नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में और a b एंड c ये जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं। ये दोनों क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं। यानी कि एक ऐसा बहुपद जो कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो, जहां a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में जो a b c वाला ये जो वैल्यू है ये क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। बस यहां से एक बार हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि एक ऐसा समीकरण जो कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो, इसका मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, द्विघात। द्विघात को अगर हम लोग दो टुकड़े में तोड़े तो द्वि का मतलब होता है दो, और घात हमारा वही है घात। मतलब कि एक ऐसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात, वो भी अधिकतम घात किस पे देखना है, चर संख्या पे। उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। तो जो संख्या होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक कहते हैं चर संख्या, और दूसरे को बोलते हैं अचर संख्या। ठीक, ये सारा का सारा छोटे क्लास का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। एक बार समझ जाने पर ये हमेशा तैयार रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चर संख्या का मतलब क्या होता है, एक ऐसा संख्या जिसका मान समय समय पर बदलता रहे। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक कोई वैल्यू लीजिए x का वैल्यू हमेशा एक जैसा थोड़े ना होता है। मतलब x का वैल्यू यहाँ पे अगर 5 आ रहा है तो अगले क्वेश्चन में हो सकता है उसका वैल्यू 6 आए, अगले क्वेश्चन में हो सकता है x का वैल्यू 10 आए। तो x का कोई भी एक निश्चित मान नहीं है, और एक ऐसा वैल्यू या एक ऐसा मान जिसका अपना कोई निश्चित मान न हो, समय समय पर बदलता रहे, उसको हम लोग बोलते हैं चर संख्या। चर का मतलब होता है बदलने वाला। यानी कि जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y z, यानी कि सामान्य भाषा में कहें तो यहाँ पे कोई एक अक्षर आएगा, कोई एक वेरिएबल आएगा। अचर संख्या का मतलब होता है कि कोई एक अंक, कोई भी एक ऐसा संख्या जिसका मान निश्चित है। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है 5 यहाँ भी 5 ही है, और 5 को अगर कहीं आप मंगल ग्रह पर भी जाके देखें तो 5 ही रहेगा, 5 कभी 6 तो बनने वाला नहीं है। यानी कि अचर संख्या में वो संख्याएं आती हैं जिनका मान निश्चित है, जिनका मान बदलने वाला नहीं है। तो इसमें क्या क्या आएगा, सारे के सारी संख्याएं, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, या फिर कोई भिन्न में हो गया जैसे 2/5, ये सारी संख्या क्या होती है, अचर संख्या। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है चर संख्या जो कि अक्षर में यानी कि वेरिएबल के फॉर्म में होता है। अगला है अचर संख्या यानी कि जो अंक में होता है, जिसका मान कभी बदलता नहीं है, मान निश्चित है। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइए। द्विघात समीकरण बोलता है एक ऐसा समीकरण जिसमें चर संख्याओं पर अधिकतम घात, कौन सा घात, अधिकतम घात। केवल घात नहीं देखना है, हमें देखना है कि अधिकतम घात, उससे बड़ा कोई घात नहीं होना चाहिए। अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। अब इसको ध्यान से देखिए, जो a b c है हम लोग का, ये क्या है, हम लोग का वास्तविक संख्या, यानी कि हम लोग का ये अचर पद है, और जो हम लोग का x है वो क्या है, चर संख्या। अब हम लोग को चर पे देखना है। अगर चर पे कोई भी दिया हुआ समीकरण, कोई भी दिया हुआ बहुपद है, उस बहुपद में अगर चर संख्या पर अधिकतम घात 2 दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। आई थिंक द्विघात बहुपद आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण कैसे बनता है। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। क्या होने वाला है, यहाँ से बोल रहा है कि द्विघात बहुपद को अब हम लोग समीकरण कैसे बनाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, समीकरण बनने का मतलब, द्विघात समीकरण का मतलब कि जो हमारा बहुपद है उसी बहुपद को अगर हम 0 के बराबर कर दें, जैसे मान लीजिए मैं इसी बहुपद को यहाँ नोट करता हूँ ax²,
ये है हम लोग का द्विघात समीकरण। अब हम लोग यहाँ से खेल शुरू कर रहे हैं द्विघात समीकरण का। ये था हम लोग का द्विघात बहुपद के बारे में। हम लोग का क्या था द्विघात बहुपद, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हम लोग का क्या है द्विघात बहुपद। अगर इसी द्विघात बहुपद को बराबर c के बारे में लिख दें, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो भी वैल्यू है अगर उसको हम 0 के बराबर कर दें तो ये जो हमारा बहुपद हो जाता है ये क्या बन जाता है समीकरण। यानी कि बहुपद को समीकरण बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बराबर 0। यानी कि अब ये द्विघात समीकरण, ये तो था कि हम लोग का द्विघात समीकरण है क्या। अगर कोई पूछे द्विघात समीकरण आया कहाँ से है तो वो कहाँ से आया है, द्विघात बहुपद से। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं द्विघात समीकरण के पापा कौन है, तो कौन है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद से ही आया है। किससे किससे मिलकर बना है, ये है द्विघात बहुपद और ये है 0। यानी कि द्विघात बहुपद और 0 जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, द्विघात समीकरण। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए एक दो हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा हम लोग का मेन तरीका कि द्विघात समीकरण होता कैसे है। अगर यहाँ से कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ए बी सी का कोई एक वैल्यू रखिए। ए का वैल्यू आप रख दीजिए 1, बी का वैल्यू रख दीजिए 2, सी का वैल्यू रख दीजिए 3। हम लोग का समीकरण क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। ए का वैल्यू अगर 1 रखें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 2 तो 2x प्लस सी के जगह पे 3 यानी 3 बराबर 0। अब जरा ध्यान से देखिए इस समीकरण को, जितने भी अचर संख्या हैं वो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अचर संख्या से हमें कोई टेंशन नहीं है। मतलब हमें किससे है, चर संख्या पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। ध्यान से देखिए एक चर संख्या हमें यहाँ दिख रहा है x, एक चर संख्या यहाँ दिख रहा है x, बाकी चर संख्या है ही नहीं। यहाँ पे चर संख्या पे घात कितना है, 2। इस चर पे घात कितना है, 1। अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2। तो ये कौन सा समीकरण हम लोग का हो गया, द्विघात समीकरण। क्लियर है सबको द्विघात समीकरण के बारे में। एक दो और एग्जांपल इस तरीके से आप लोग a का वैल्यू 1 2 3 यानी कि a का वैल्यू आप कुछ भी लेकर अंक में 1 2 3 -2 4 0 जो मर्जी चाहे आप लेके एक द्विघात समीकरण आप ऐसे इनफाइनाइट द्विघात समीकरण लिख सकते हैं, अनंत द्विघात समीकरण आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे एक दो और एग्जांपल लेकर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये द्विघात समीकरण आखिर होगा कैसे। चलिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। मेरे मिटाने से पहले आप लोग इसको अपने कॉपी पर नोट कर लिया करिए। मैं बोलता हूँ भी कि जब भी मैं समझा दूँ उसके बाद आप लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया करिए। है क्या इसके बाद से द्विघात समीकरण के बारे में कोई एक एग्जांपल एक दो और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि a का वैल्यू 1 2 और 3 है। कोई एक और वैल्यू लेते हैं। a का वैल्यू ले लीजिए कोई वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 3। 1 क्या है, यहाँ थोड़ा सा एक और चेंज करते हैं, 4 लेते हैं। कोई एक समीकरण बनाइए आप। क्या होगा, हम लोग का मेन है क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a के जगह पे अगर 4 रखते हैं तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस b के जगह पे -2 तो क्या हो जाएगा -2x, उसके बाद से +3 = 0। अब देखिए ध्यान से हम लोग का क्या ये द्विघात समीकरण दिख रहा है। x पर अधिकतम घात कितना है, 2। ये भी हम लोग का द्विघात समीकरण है। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन देके पूछता हूं कि बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो बताइएगा फटाफट कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक ये है 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 = 0। ठीक, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए। अभी मैंने आपको यहाँ क्या बताया था कि जो भी द्विघात बहुपद है वो द्विघात बहुपद किस रूप का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जहाँ a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि x स्क्वायर के साथ जो अचर संख्या होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ तो फिर वो द्विघात रह नहीं जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से x स्क्वायर के साथ जो पद था यानी कि जो हमारा अचर संख्या था, जो a का वैल्यू था वो क्या है हम लोग का यहाँ 0। जबकि हम लोग तो पढ़े हैं कि a का वैल्यू 0 होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो a का वैल्यू 0 दे रखा है। इसका मतलब कि क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है, भैया नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर x स्क्वायर घात तो हमें दिख रहा है। लेकिन भैया एक काम करिए आप लोग कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 0 और x स्क्वायर में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और जैसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। यानी कि ये तो पूरा हमारा खत्म हो गया। और जैसे ये पद हम लोग का खत्म हुआ तो यहाँ पे तो घात हमारा 2 है ही नहीं। द्विघात समीकरण के लिए हमारा अधिकतम घात 2 चाहिए, जो कि यहाँ है नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। चलिए देखिए फटाफट क्या हो सकता है, 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 5x माइनस 9 = 0। जरा इस समीकरण को देखिए ध्यान से। इस समीकरण में x स्क्वायर पर कितना घात है, 2। इस x स्क्वायर पर x पर कितना घात है, 3। इस x पर कितना घात है, 1। यहाँ x है ही नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट को लगा के अब तक जितना भी मैंने आपको बताया है उस कॉन्सेप्ट को लगा के आप लोग ये बताइए कि क्या ये जो समीकरण मैं यहाँ लिखा हूँ वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। बताइए फटाफट। यहाँ पे द्विघात समीकरण है, नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है,
ये नहीं इसलिए है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण में चर संख्याओं पर अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहां पे अधिकतम घात हम लोग क्या दिख रहा है, 3। तो जब भी किसी दिए हुए समीकरण में अधिकतम घात 2 हो तो ही हमारा वो द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर है यहां तक द्विघात समीकरण के बारे में। चलिए अब हम लोग यहाँ पे द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग का खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके एक्सरसाइज वाले पार्ट को 4.1 वहाँ पे सॉल्व करेंगे। वहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नॉर्मली इसी तरीके का मिलेगा कि आप लोग के पास कई सारे द्विघात समीकरण दिए होंगे, द्विघात समीकरण के तरह के मान दिए होंगे और आप लोग को बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। या फिर आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि वाक्यों वाला कोई एक सवाल आ सकता है, यानी कि एक कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वहां से आप लोग को बोलेगा कि इसका द्विघात समीकरण बनाइए या फिर इसका जो है कि मान ज्ञात करिए। तो देखेंगे उसको अगले लेक्चर में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।